हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब आप सिलेबस देखेंगे अपना मैग्नेटिक सर्किट का, वहां पर आपको दिखेगा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। पूरा कंसेप्ट पे मैं बात करूंगी और उससे कैसा क्वेश्चन आता है प्री और मेंस दोनों के लिए मैं डिस्कस करूंगी। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में देखे थे, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पूरा हमने डिस्कशन किया था। कितने टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे कि डाया हमने डिस्कस किया था, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो वो आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्री में, और मेंस में आपको पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैग्नेटिक सर्किट। हम बात करेंगे इस क्लास में कंसेप्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस की। तो देखिए, जब मैं डिस्कस कर रही थी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर हमने देखा था रिलेटिव कंडक्टर्स होना चाहिए। अगर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करना है कंडक्टर में, तो कुछ कंडीशन हम लोगों ने देखा था, जैसे कि वहां पर एक कंडक्टर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और दोनों के बीच में ही रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो तब जाके हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था कंडक्टर में। तो हम बोल सकते हैं whenever a conductor is placed in a magnetic field carrying current and EMF induced in it। ठीक है, तो उसी के बेस्ड पे हम लोग एक सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन भी होगा और वो डेरिवेशन का जो फॉर्मूला होगा वो आप उसको ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे पेपर में। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का। तो जैसा कि हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कंसेप्ट देखे थे, व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते थे तो वहां पर क्या होता था, वहां पर हमारा फ्लक्स सेटअप होता था फ्लक्स सेटअप। तो हम बोलेंगे व्हेनेवर अ करंट conductor carrying current placed in a magnetic field, a magnetic flux is set up। magnetic flux is set up। और यही सेम कंसेप्ट हमारा ट्रांसफॉर्मर में भी था। वहां पर भी हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे थे, जहां पर हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा। उसके बाद अगर वो कंडक्टर में करंट क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल में, है ना। तो हम बोलेंगे व्हेन द करंट इन द कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स linking with the coil also changes। फ्लक्स भी हमारा चेंज होगा। अगर करंट चेंज हो रहा है कॉइल में, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स लिंक कर रहा था कॉइल को वो भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर हम बोलेंगे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में। सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था, जो हम देख रहे थे वही था। अब क्या होता है कि जो चेंज हो रहा है फ्लक्स और करंट में, सो द चेंज इन फ्लक्स और करंट, is opposed by the production of or induction of instantaneous induction of opposing EMF। यानी कि जो हमारा चेंज हो रहा था फ्लक्स और करंट में, उसको अपोज करेगा, कौन करेगा,
जो हमारा ऑपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था इज अपोज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस इंडक्शन ऑफ ऑपोजिंग ईएमएफ, ठीक है। एंड हम इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे एंड दिस प्रॉपर्टी which opposes the change in current or flux due to the production of induced EMF is called self inductance। और इसी जो हम प्रॉपर्टी को एंड दिस प्रॉपर्टी विच अपोजेस द चेंज इन करंट और फ्लक्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। जो अपोज करता है वहां पर एक प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन लिखने बोल रहा है इंडक्टेंस का, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट कैरी हो रहा है, मतलब वो कंडक्टर कैरी कर रहा है करंट, तो उसकी वजह से वहां पर क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा और फ्लक्स सेटअप हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंक करेगा उस कॉइल को और वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंडक्टर, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं इंडक्टर। द कंपोनेंट इज नोन एज इंडक्टर। तो इंडक्टर देखिए, इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को जब हम बनाएंगे और करंट कैरी करवाएंगे तब वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो देखिए ये हमारा हो गया इंडक्टर, एक कॉइल है, सिंपली एक कॉइल जो हम बैटरी से देखिए अगर कनेक्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा बैटरी सोर्स से, तो यहां पर होगा नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट हमारा आ रहा है I और फ्लक्स सेटअप क्या होगा, phi। फ्लक्स सेटअप phi होगा और हम बोलेंगे फ्लक्स लिंकेजेस इज इक्वल टू n phi, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज हमारा हो जाएगा n इंटू phi, ये फ्लक्स लिंकेज होगा। तो ये पूरा हो गया हमारा थ्योरी इंडक्टेंस के लिए। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए मेन हम देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट और जो हम डेरिवेशन देखे थे वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आपको इतना थ्योरी लिखना है, उसके बाद वो आप डायग्राम बनाइए। अब इसके बाद आप लिखिए, नेक्स्ट मैं इसको मिटा रही हूं, देखिए यहाँ पर एक इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी आएगा, हमारा एक प्रॉपर्टी होगा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल L, और ये L हमारा है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है और इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, जिसे हम कैपिटल H से शो करते हैं। कैपिटल H स्टैंड फॉर हेनरी, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम H से शो कर रहे थे वो और ये टोटली अलग है। ये यूनिट के लिए हम कैपिटल H रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बता रहे थे कैपिटल H से, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आइए हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये मैं फिर से यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, हमने देखा था फेरोमैग्नेटिक इंडक्शन है।
जो हम इसका इक्वेशन लिखे थे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का होना एसेंशियल है, कंडक्टर का होना एसेंशियल है, इन दोनों में रिलेटिव मोशन का होना एसेंशियल है। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड और स्टैटिकली इंड्यूस्ड भी हम लोगों ने देखा था। दोनों कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वो भी हमने देखा था। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका होता है ट्रांसफार्मर के केस में। जब आप जनरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ना होगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता था, हमारा सेट ऑफ स्टेशनरी कंडक्टर्स होते थे और मूविंग हमारा फील्ड होता था, जबकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में वहाँ पर मूविंग कंडक्टर होते हैं, स्टैटिक फील्ड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है तो वो ये आपको डिफरेंस विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लिखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने देखा था E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ सेकेंड लॉ हमारा बोलता है फैराडे का द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे states that the magnitude of induced EMF is proportional to the rate of change of flux linkages। ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। ये देखिए ये हो गया सेकेंड लॉ, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। उसी इक्वेशन को हम यहाँ फाइनल में कन्वर्ट किए हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी, जहाँ हमारा E बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट्स। वोल्ट्स होगा, ईएमएफ का यूनिट सेम एज वोल्टेज होता है, वोल्ट्स लिखेंगे। एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स है। फाई हमारा है फ्लक्स इन वेबर में हमारा फ्लक्स। और ये नेगेटिव साइन किसके लिए शो करता है, नेगेटिव साइन होता है लेंस लॉ के लिए, लेंस लॉ शो करता है। यहाँ लेंस लॉ बताता है हमारा नेगेटिव साइन को। तो हम बोलेंगे द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द लेंस लॉ। और हमारा लेंस लॉ क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब आप ये सब कंसेप्ट लिख रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, लेंस लॉ क्या होता है। तो हम लेंस लॉ बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the very cause that produces the induced current और EMF। ठीक है, वो कॉज को जिसने प्रोड्यूस किया है उसको ही वो अपोज करता है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। और लेंस लॉ किसके लॉ पे बेस्ड है, लेंस लॉ is based on conservation of energy, is based on law of conservation of energy। law of conservation of energy क्या होता है, energy can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one form to another। कभी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना कि क्रिएट किया जा सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लेंस लॉ इस पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ कंसेप्ट आपको डिस्कस करना है इंडक्टर के केस में। इतना डिस्कस कर लिए। अब देखिए
E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन में डी टी। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को देखिए हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये कैपिटल एल है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जैसा कि हम वहाँ डिस्कस किए थे, कैपिटल एल। और देखिए ये अपोज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक निगेटिव साइन आएगा, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। तो इसको आप इक्वेशन 1 डालिए, इसको आप इक्वेशन 2 डालिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इतना नोट डाउन कर लिए अगर वहाँ तक, इक्वेशन 2 तक, उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने। लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, on comparing इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी, एंड इक्वेशन 2 क्या है देखिए, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। तो यहाँ से निगेटिव निगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे। देखिए डी टी दोनों तरफ डिनोमिनेटर में डी टी है, कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया हमारा कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, डी टी कैंसिल। कितना आएगा देखिए, एन डी फाई इज इक्वल टू एल डी आई, ठीक है। और यहाँ से हम बोलेंगे ये इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आप नंबर एल की वैल्यू निकालेंगे, देखिए एल की वैल्यू आप निकालिए, एन डी फाई अपॉन में डी आई है, डी टी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। L इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन में डी आई। ये देखिए ये हमारा डी डी के टर्म्स में है, डी डी के टर्म्स में है। अगर हमारा लीनियर रिलेशन होगा, इफ देयर विल बी लीनियर रिलेशन, देयर विल बी लीनियर रिलेशन, उस केस में क्या होगा, हमारा डी वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ हम डी फाई की जगह फाई बताएंगे और डी आई की जगह हम आई बताएंगे। तो L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन में आई, ये हमारा इक्वेशन होगा, जिसे आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन फाई अपॉन में आई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ से इक्वेशन एक बार और देख लीजिए, एल आई इज इक्वल टू एन फाई। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा, एल आई इज इक्वल टू एन फाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसका यूज़ करके एक फाइनल फॉर्मूला डराइव करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं हमारा रिलक्टेंस का कंसेप्ट देखते हैं, रिलक्टेंस का हम कंसेप्ट देखेंगे। रिलक्टेंस का कंसेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर L इज इक्वल टू मैंने लिखा है एन फाई अपॉन में आई, इसको आप क्या करिए, इक्वेशन 3 लिख दीजिए, या आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है सेल्फ इंडक्टेंस का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं डिराइव करने जा रही हूँ। अब आप बताइए, मैग्नेटिक सर्किट लॉ हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट लॉ जो हम पढ़े थे वो क्या होता है? वो हमारा कंसेप्ट बोलता है एमएमएफ फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, यही होता था। फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, और फ्लक्स को हम शो करते हैं फाई से, एमएमएफ को हम बोलते हैं एन इंटू आई, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट एन आई होता है हमारा एमएमएफ। रिलक्टेंस को हम शो करते हैं एस से, सही है, बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ पर स्मॉल आई हम लोग क्योंकि कंसिडर किए हैं तो यहाँ पर आप स्मॉल आई ही कंसिडर करिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। कैपिटल आई लेना है, कैपिटल आई ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन आई अपॉन में एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फाई की वैल्यू को हम लोगों को यहाँ प्लॉट करना है, इसे आप इक्वेशन 4 मार्क कर लीजिए। देखिए बहुत आराम से डेरिवेशन में करा रही हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। 5 को आप पुट कर लीजिए, लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 सॉरी, वी गेट L इज इक्वल टू एन, तो एज इट इज रहेगा। 5 की जगह हमें क्या पुट करना है, एन आई अपॉन में एस पुट करना है, और यहाँ पर रिलक्टेंस हमारा एस है, एन आई अपॉन में एस इंटू आई, ठीक है। यहाँ से आई और यहाँ से आई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी आई है, डिनोमिनेटर में भी आई है। इसे हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल आउट करिए, कैंसिल इज इक्वल टू एन इंटू एन क्या हो जाएगा, देखिए एन स्क्वायर अपॉन में एस रिलक्टेंस, वहां तक नोट कर लिए तो आगे नोट करिए, इसे मैं रब कर रही हूँ। उसके बाद आप रिलक्टेंस का फॉर्मूला पढ़े ही हुए हैं, उसे वहां पर पुट कर दीजिए। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आया, देखिए कैपिटल एल इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में एस, वेयर एस इज इक्वल टू रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एल अपॉन में ए, ये होता है। अब इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा बताइए, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एल अपॉन में ए। ये म्यू नॉट म्यू आर ए को न्यूमिनेटर में भेजिए तो फाइनल आपका इक्वेशन आएगा, एन स्क्वायर था यहाँ पर, एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन में एल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिपल स्टार, इस फॉर्मूले को मार्क करिए, यही हमारा डेरिवेशन था इंडक्टेंस के लिए। इम्पॉर्टेंट है ये। जहाँ पर हमारा ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, mm स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको देखने को मिल सकता है। n हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। म्यू नॉट हमारा क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, इसका वैल्यू होता है। म्यू आर हमारा है रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एल है हमारा लेंथ, या फिर हम इसको मीन सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, मीन लेंथ और मीन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये सब क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है या फिर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है फिजिकल डायमेंशन पे, क्योंकि ये सब हमारे एरिया लेंथ हमारा फिजिकल डायमेंशन है। तो यहाँ पर लिखिए आप, यहाँ पर आप लिखिए द इंडक्टेंस नहीं, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस लिखना पड़ेगा। तो द सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल डायमेंशन, L is directly proportional to n square, पहला पॉइंट। L is directly proportional to area of cross section, दूसरा पॉइंट। एंड L is directly inversely proportional to length। ये तीन क्वांटिटी पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, डबल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट केस में दे देगा नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरे केस में नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देगा या ट्रिपल कर देगा,
और पूछेगा इफेक्ट इंडक्टेंस में क्या होगा। तो यहाँ से आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सिमिलरली इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एरिया और लेंथ पे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछता है। आपको सब कुछ दे देगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देगा, लेंथ दे देगा, म्यू आर दे देगा, उसमें आपको बोलेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे प्री और मेंस में, इतना नोट डाउन करिए। अब उसके बाद देखिए एल इज, अभी हमने देखा E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी देखा, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। यहां पर अगर मैं बोलूं 1 हेनरी का हम लोगों को वैल्यू आने वाला है, 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस होने वाला है, वो कब होगा हमारा, जब हम बोलेंगे E इज इक्वल टू 1 वोल्ट यानी इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड रेट ऑफ चेंज डी आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। देखिए जब 1 वोल्ट इसको कंसिडर करेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे, तब हम बोल सकते हैं 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस हमारा प्रोड्यूस्ड होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, thus the self inductance of 1 Henry is produced when an EMF of 1 volt is induced when the rate of change of current is 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब हम कहेंगे वहां पर एक सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी का इंड्यूस्ड होगा हमारे सर्किट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए जब आप मैकेनिकल पढ़ते हैं तो मैकेनिकल में इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इन मैकेनिकल मोशन हम क्या पढ़ते हैं, इनर्शिया का कंसेप्ट, इनर्शिया का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस is analogous to inertia in mechanical motion। मैकेनिकल मोशन में इनर्शिया का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, सेम सेल्फ इंडक्टेंस एनालॉगस होता है इनर्शिया के इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसलिए इसको इंडक्टेंस को या फिर सेल्फ इंडक्टेंस को, क्योंकि यहाँ हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए आपको बार बार सेल्फ लगाना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसको हम कहते हैं, कैपेसिटेंस को या फिर इंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को, तो हम बोलते हैं इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी था, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी था। यहाँ से L की वैल्यू आप निकालिए तो यहाँ आएगा, देखिए E डी टी वहाँ गया, अपॉन में डी आई आया, यही आएगा। अगर मैं और यूनिट की बात करूँ इंडक्टेंस का, E क्या है हमारा, EMF है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, जिसका यूनिट होता है वोल्ट। dt यानी कि टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड।
DI है यानी करंट का यूनिट है तो हम बोलेंगे एम्पियर। तो L का एक और यूनिट आया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिमिलरली कैपेसिटेंस के लिए होता है, वहाँ पर हम क्या लेते हैं I इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी, तो वहाँ से C का यूनिट पूछता है। यहाँ से L डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और रेजिस्टेंस का होता है हमारा ओम्स में, तो वो सब आपको मैच द फॉलोइंग में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये पूरा कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस का। अब हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। तो एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है इंडक्टर में वो यहाँ पर हम देखेंगे। ये पूरा कंसेप्ट है न्यूमेरिकल। अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो पूरा कंसेप्ट आप एक्सप्लेन करिएगा विथ डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो यहाँ पर कैपिटल W को हम बोलेंगे एनर्जी, या फिर आप E भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली बुक में W से मार्क किया जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। और हम जो डायग्राम ड्रॉ किए थे इंडक्टर वाला, उसमें करंट I फ्लो हो रहा था, तो हम यहाँ बोलेंगे सपोज द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to capital I in time dt, in time t seconds, इन टाइम t सेकेंड, यानी कि करंट हमारा चेंज हो रहा है 0 से लेके कैपिटल I तक इस टाइम ड्यूरेशन में। तो हमें पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt होता है, यही होता है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, कैपिटल P पावर इनटू टाइम। अगर आप इंटीग्रेशन में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है P इंटू डी टी, P इंटू डी टी। और हमारा पावर क्या होता है, पावर होता है E इंटू आई इंटू डी टी। ई इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर EMF की बात कर रहे हैं, इसीलिए E लिखना पड़ रहा है। जो हम E देखे थे वो क्या होता था, L डी आई अपॉन में डी टी। यहाँ पर स्मॉल में सब रिप्रेजेंट कर लियो, इसलिए मैंने E को भी स्मॉल में रिप्रेजेंट किया है। अब आप पुट कर दीजिए E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन में डी टी। यहाँ टाइम था 0 से T, E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन में डी टी इंटू डी टी, और एक एक्स्ट्रा I भी है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखिए डी टी डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि टाइम वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, टाइम वाला, क्योंकि डी टी डी टी कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया तो खत्म। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख रहे थे हम, 0 से T L डी आई अपॉन में डी टी इंटू आई इंटू डी टी। यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से देखिए डी टी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारा T चेंज हो जाएगा, किस में, कैपिटल I में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर DI का कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 0 से I L DI और एक एक्स्ट्रा I था यहाँ पर। अब ये इंटीग्रेशन हो रहा है, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू करंट, विथ रिस्पेक्ट टू I यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन I DI का क्या हो जाता है, L तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। I DI का होता है हमारा I स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट है 0 से लेकर के कैपिटल I तक। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। I स्क्वायर में आपको लिमिट पुट करना है 0 से कैपिटल I, पुट करेंगे तो हो जाएगा हाफ L I स्क्वायर, ठीक है, हाफ L I स्क्वायर। एनर्जी आएगा W, या फिर इसको आप E भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, E लिख लीजिए।
हाफ LI²। तो यही तो हम पढ़ते थे, हाफ LI², इसका ये डेरिवेशन है एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कई बार क्वेश्चन आता है डेरिवेशन, डेराइव द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है प्री में। अगर आप प्री दे रहे हैं तो वहां आपको L और I की वैल्यू बता देगा, एनर्जी स्टोर्ड निकालने बोलेगा। या फिर अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस में ये डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का। यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट हुआ खत्म। अब हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो नाम से समझ में आ रहा है कि मैं मिटा रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट तभी आता है जब हमारा दो या दो से ज़्यादा कॉइल आपस में प्लेस्ड हैं पास पास। तो हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा ट्रांसफॉर्मर में भी एप्लीकेबल था। वहाँ पर भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से प्राइमरी टू सेकेंडरी हमारा EMF जनरेट होता है। तो ये हमारा हो गया, देखिए कॉइल 1, दिस इज आवर कॉइल 1, दिस इज आवर कॉइल 2, ये हमारा हो गया कॉइल 2। अभी 2 कॉइल ले रहे हैं हम। इसमें सप्लाई वोल्टेज देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने V1 लिया है, हम लोगों ने V2 से कनेक्ट किया है। इसमें करंट क्या फ्लो होगा, मान लीजिए I1 होगा, इसमें करंट फ्लो होगा I2। अब इस करंट की वजह से यहाँ पर हमारा एक फ्लक्स जनरेट होगा कॉइल 1 में, तो इसे हम बोलेंगे कॉइल 1, फर्स्ट कॉइल। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा जिसे हम बोलेंगे Φ1, टोटल फ्लक्स है, और Φ11 इसी कॉइल में ही आएगा। सिमिलरली इस करंट की वजह से यहाँ पर हमारा Φ22 जनरेट होगा जो कि कन्फाइंड होगा कॉइल 2 में ही, इसीलिए इसको 22 कहा गया है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों ही कॉइल को लिंक करता है, ये ब्लू लाइन से मैं शो कर रही हूँ, देखिए, तो यहाँ पर आता है कंसेप्ट Φ12 एंड Φ21 का, और म्यूचुअल इंडक्टेंस M का कंसेप्ट आता है, M का कंसेप्ट आता है। इतना डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है कंसिडर 2 कॉइल, consider 2 coil 1 and 2, suppose the current I1 is flowing through coil 1, coil 1 से हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है, और and the coil 1 links with coil 2, coil 1 और coil 2 एक दूसरे से लिंक है। वहाँ पर हमारा फ्लक्स Φ12 जनरेट हो रहा है, फ्लक्स Φ12 सेटअप हो रहा है, इज सेटअप। ठीक है, कॉइल 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हमारा यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा, और यही कॉइल इस कॉइल को लिंक करेगा, इसमें दोनों में लिंक की वजह से फ्लक्स Φ12 जनरेट होगा जिसे हम बोलेंगे फ्लक्स Φ12। ठीक है, और जो रिमेनिंग फ्लक्स बच गया, द रिमेनिंग फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 is confined to coil 1 only, is confined to coil 1 only,
जिसे हम बोलेंगे phi11। phi11 कौन है? जो हमारा टोटल फ्लक्स phi1 था, देखिए phi1 था और यहाँ कॉइल phi2 था। तो जो लिंक किया उसको हम बोल रहे हैं phi12 और जो बच गया उसे हम बोल रहे हैं phi11, जो कि सिर्फ कॉइल 1 में कन्फाइंड है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगा phi1 इज इक्वल टू phi11 प्लस phi12। टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ phi11 एंड phi12। ठीक है, इतना समझ में आया? सिमिलरली देखिए phi2 का, हमारे कॉइल 2 का जो टोटल फ्लक्स है वो phi2 है। phi21 क्या है? जो कॉइल 1 को लिंक कर रहा है, कॉइल 1 को जो लिंक कर रहा है वो phi21 है। और phi22 जो रिमेनिंग कन्फाइंड है, सिर्फ कॉइल 2 में है, उसे हम बोलेंगे phi22। तो यहाँ पर आप लिखिए phi22 इज कन्फाइंड टू कॉइल second only and phi2 is a combination of phi22 plus phi21। इतने सारे फ्लक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया पूरा टोटल फ्लक्स का कंसेप्ट। phi1 टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1, phi2 टोटल फ्लक्स इन कॉइल 2। तो इतना आपको लिखना है म्यूचुअल में। उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। जब दो कॉइल या दो से अधिक कॉइल एक दूसरे के आपस में प्लेस होंगे तब वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा N1 N2 भी आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, N1 एंड N2। देखिए, when the current in coil 1 changes, the flux linking with the other coil also changes. So an EMF is induced in the second coil, ठीक है। तो देखिए, अगर इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स लिंक कर रहा है दूसरे कॉइल से, तो यहाँ पर EMF प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से? करंट इन द फर्स्ट कॉइल, यानी कि एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। EMF in second coil changes because of the current in the first coil, induced due to the current in the first coil। तो E is directly proportional to di upon में dt, और ये करंट कौन सा होगा? फर्स्ट कॉइल का होगा। यहाँ से E इज इक्वल टू, या फिर E2 इज इक्वल टू m di1 अपॉन में dt। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लगाते हैं कैपिटल M। E2 इज इक्वल टू कैपिटल M di1 अपॉन में dt। यहाँ पर M हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। जैसे कि वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, यूनिट भी यहाँ पर सेम होगी, हेनरी होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो ये पूरा कंसेप्ट होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब आइए देखते हैं, एक और हम फॉर्मूला यूज़ किए हुए थे, E2 इज इक्वल टू M di1 अपॉन में d2, और हम पढ़ते हैं E इज इक्वल टू N d5 अपॉन में dt भी पढ़ते हैं। उस इक्वेशन को भी हम यहाँ यूज़ करेंगे और एक फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2018 का अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था। 30 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। यहाँ पर अभी हमने देखा E इज इक्वल टू एम डी आई 1 में डी टी, तो यहाँ पर आप लिखिए m12 di1 में dt। आप इस इक्वेशन को इसको इक्वेशन 1 डालिए, क्योंकि चेंज इन द करंट इन कॉइल 1 किसकी वजह से हो रहा है, ईएमएफ हो रहा है कॉइल 1 के करंट के चेंज होने की वजह से। और E2 इज इक्वल टू N2 d∅12 में dt। इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको इक्वेशन आपको 2 मानिए। ये वही दो इक्वेशन है जो मैंने अभी यूज़ किया था, सिर्फ आपकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर चेंज हो गई है। E2 N2 d∅12 में dt। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलता है देखिए, m12 di1 में dt इज इक्वल टू N2 d∅12 में t। यहाँ से देखिए, यहाँ पर dt है, यहाँ पर dt है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों कैंसिल आउट हो गया तो इसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद देखिए m12 di1 इज इक्वल टू N2 d∅12। m12 की यहाँ से वैल्यू निकालिए अपॉन में di1। देखिए ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए, न्यूमेरिकल में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको d को हटाना है। लीनियर रिलेशन अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे, m12 इज इक्वल टू N2 d को तो हटाना है आपको, तो ∅12 में di1, जो d को हटाइए i1 लिखिए। ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब आपने 1 2 डिफाइन किया है तो डेफिनेटली आपको 2 1 भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस केस में ये हो जाएगा N1 ∅21 में I2। ये हो गया हमारा दो फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो इतना सब आपको पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। अब इन दोनों को ही मिला करके हमारा एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग और कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग और मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग यानी कि ये बताता है कि एक कॉइल दूसरे कॉइल से कितने अच्छे तरीके से कपल्ड है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। दिस गिव्स एन आइडिया about how properly the coils are coupled। दो या दो से अधिक कॉइल है वो कितने अच्छी तरीके से कपल्ड हैं वो बताता है हमारा म्यूचुअल मैग्नेटिक कपलिंग, जहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू K √of L1 इंटू L2 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बोथ प्री और मेंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। M इज इक्वल टू K √of L1 एंड L2 वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस और हमारा L1 L2 है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी, L1 and L2 are the self inductances of coil 1
and coil 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए K यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैपिटल K। इस K को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। कैपिटल K इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। यहाँ पर K की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर एक्सप्लेन करिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग capital K can be defined as the ratio of mutual inductance to the square root of product of self inductances of coil 1 and 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग का डेफिनेशन हो जाएगा K इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 एंड L2। ये हो गया फॉर्मूला। देखिए ये कोएफिशिएंट है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। यहाँ पर फर्स्ट केस, रेंज क्या है हमारा, केस नहीं है, रेंज ऑफ K। रेंज हमारा होता है 0 लेस देन K लेस देन 1, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, उसके बीच में 0.5 0.75 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये इसका रेंज है, ये इसका रेंज है हमारा। सेकंड, इफ K इज इक्वल टू 1, अगर हम K इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉइल 1 लिंक्स विथ कॉइल 2 कंप्लीटली अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिंक होगा। तो इस केस को हम बोलते हैं टाइटली कपल्ड और क्लोजली कपल्ड। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कपलिंग है, इसलिए हम बोल रहे हैं K इज इक्वल टू 1। कई बार आपको पूछता है क्वेश्चन, फॉर टाइटली कपल्ड द वैल्यू ऑफ K इज, तो यहाँ पर आप बोलेंगे K इक्वल टू 1। अब हम मिनिमम वाला केस लेते हैं, K इक्वल टू 0। K इक्वल टू 0 आ गया तो देखिए यहाँ पर M की वैल्यू 0 आ जाएगी। M का 0 होने का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई भी म्यूचुअल कपलिंग नहीं है, देयर इज नो कपलिंग। कब, जब K इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस को हम बोलते हैं द सर्किट आर आइसोलेटेड है ये सर्किट। तो ये पूरा कंसेप्ट देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस का है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का है, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा m इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L1 एंड L2 है। इसके बाद हम देखेंगे इससे बेस्ड न्यूमेरिकल किस टाइप का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।